हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 9th और हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के प्रीवियस 4 चैप्टर्स कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम 5th और लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं क्लास 9th का, जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ठीक है, ये हमारी ज्योग्राफी 9th क्लास का लास्ट चैप्टर है। 5 ही चैप्टर्स हैं जिसमें से 4 चैप्टर्स हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, सो ये लास्ट चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं और इसको वाइंड अप करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू ऑब्जर्व्ड द टाइप ऑफ ट्रीज, bushes, grasses, and birds in the fields and parks in and around your school? Are they similar or there are variations? India being a vast country, you can imagine the types of bioforms available throughout the country. बेसिकली क्या है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री और इतनी हम हर चीज़ में बोलते हैं इंडिया के लिए कि इतनी डाइवर्सिटी है, हर एक चीज़ में डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी है, हर एक चीज़ में एक्चुअली में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें कि अलग अलग बुशेस हैं, ट्रीज़ हैं, ग्रासेस हैं, हर एक एरिया में हमें अलग अलग टाइप की देखने को मिलेगी।
सिमिलरली अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ भी जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, हमें हर एक रीजन में, हर एक प्लेस पे हमें अलग अलग तरीके के एनिमल्स और अलग अलग तरीके की बर्ड्स की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, राइट। आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया भर की, विश्व भर की 12 जो सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, मतलब जहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की हमें चाहे वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ है हमें देखने को मिलती हैं। तो उन 12 सबसे बड़ी कंट्रीज में से इंडिया हमें एक देखने को मिलती है। With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity। कि मतलब टोटल अगर हम बात करें 47,000 प्लांट की स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, ऑल ओवर, जिसमें से इंडिया 10th प्लेस पे हमें देखने को मिलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब विश्व लेवल पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, इंडिया 10th लेवल पे है, मतलब 10th प्लेस पे है, 10वें नंबर पे। और एशिया में ही अगर हम प्लांट में बात करें, प्लांट की डाइवर्सिटी में, तो एशिया के अंदर इंडिया 4थे नंबर पे है। There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants। अब ये तो हमने प्लांट स्पीशीज देखी 47,000। इन प्लांट स्पीशीज में 15,000 ऐसी हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर फूल आते हैं, जिसमें से इंडिया में हमें पूरे वर्ल्ड के 6% देखने को मिलते हैं जो इंडिया में ही प्रेजेंट है। The country has many known flowering plants such as ferns, algae and fungi। उसके अलावा जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसपे फूल नहीं आते हैं, तो ऐसे भी हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters। कि इंडिया के पास अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 90,000, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल की स्पीशीज 90,000 के करीब है इंडिया में। और उसी के साथ साथ जो फिश है उसकी भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी देखने को मिलती है इंडिया में। तो बेसिकली ऑन अ शॉर्ट या कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं, क्रक्स में बेसिकली, कि इंडिया में चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ है चाहे एनिमल स्पीशीज़ हैं, हमें वो वैरायटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अलग अलग काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमें उनमें देखने को मिलती है इंडिया में ही। और ग्लोबल लेवल पे इंडिया की एक बहुत अच्छी पोजीशन इसमें है, एक अच्छी रिकॉग्निशन है, राइट। Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a very long time. This is termed as a virgin vegetation। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल, नेचुरल हम किसको कहते हैं, जो अपने आप, मतलब नेचर से ही होता है, ठीक है, उसमें किसी का इंटरफ्रेंस या किसी की हमें देखने को नहीं मिलती कि कहीं पे कोई इंटरफेयर कर रहा है। तो मतलब कि बेसिकली क्या है, किसी का हाथ नहीं है उसमें, वो अपने आप ही हो रहा है नेचर से। तो जब जो प्लांट की कम्युनिटी या जो प्लांट्स या वेजिटेशन है जो कि नेचर में ही अपने आप ही ग्रो करती है बिना किसी ह्यूमन की इंटरफ्रेंस से, कि किसी ह्यूमन बीइंग का कोई उसमें हाथ नहीं है, वो नेचुरली ग्रो कर रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। और इसको हम अगर सेकंड नेम बोलें इसका, तो इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि काफ़ी टाइम ह्यूमन बीइंग्स ने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, मतलब कि इसको छेड़ा ही नहीं, ये जो ग्रो हुई है वो नेचुरली ही ग्रो हुई है, ठीक है। 10 कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। कि जो क्रॉप्स या फ्रूट्स हैं जो कल्टीवेट किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, ठीक है, और या फिर ऑर्चार्ड्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको वेजिटेशन कहते हैं, ना कि नेचुरल वेजिटेशन। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बात की, नेचुरल वेजिटेशन कौन सी होती है, जिसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती, वो अपने आप ही उगती है। लेकिन अगर हम बात करें जो कल्टीवेट की जाती है क्रॉप्स,
ठीक है, कल्टीवेट की जाने मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग उनको उगाता है, ठीक है, उसको पानी देता है या सीड डालता है, मिट्टी देखता है, पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, पशु पक्षियों से उसको बचा के रखता है। तो वो सारी चीज़ क्या है, वो एक ह्यूमन इंटरफेयर कर रहा है, उसका ध्यान रख रहा है, वो उसमें उसका हाथ लगा हुआ है, इसीलिए वो क्या है, वो एक वेजिटेशन है, ना कि नेचुरल वेजिटेशन। ठीक। द टर्म फ्लोरा, अब हम बात करते हैं ना फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, फ्लावर्स के लिए, प्लांट्स के लिए, और फोना किसके लिए यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए। द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, कि मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पे या एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक समय में या एक जगह पे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए क्या यूज किया जाता है, फ्लोरा। सिमिलरली द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर टू एज फोना, कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको उनको क्या टर्म किया जाता है, फोना। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू द फ्लोइंग फैक्टर्स। अब ये जो अभी हमने क्या बात की कि प्लांट स्पीशीज जो हैं, मतलब जो फ्लोरा है, प्लांट है, उसकी स्पीशीज हमें काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें 47,000 अराउंड स्पीशीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसे ही फोना की भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिलती है। तो इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, उसके कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो वो क्या है, तो क्या है, रिलीफ, कि किस किस तरीके के मतलब रिलीफ जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बेसिस पे, उनकी वजह से हमें ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फ्लोरा और फोना में। क्या है वो, सबसे पहले हम बात करें तो लैंड, भूमि। ठीक है, लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये बात बहुत कॉमन सी चीज़ हम जानते हैं कि लैंड की वजह से वो वेजिटेशन तो अफेक्ट होती है। अगर हम कुछ भी बात करें तो कि किस तरीके की लैंड है, जैसे कि एक तो प्लेन है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अगर लैंड, जैसे जो प्लेन लैंड है वहाँ पे प्रॉपर अच्छे से तरीके से एग्रीकल्चर हो जाता है, लेकिन अगर उबड़ खाबड़ है या फिर अगर हम हिली रीजन्स की बात करें तो वहाँ पे नहीं हो पाता उतने प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो उसका फर्क है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशंस इन माउंटेनियस, प्लेट्यू एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स। वही बात है कि माउंटेन्स में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माउंटेन्स में जिस तरीके की वेजिटेशन होगी उसी तरीके की वेजिटेशन प्लेन्स पे होगी, या उसी तरीके की वेजिटेशन प्लेट्यू पे होगी, नहीं, हर जगह हमें अलग तरीके की ही वेजिटेशन देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़, क्या अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हरियाणा की बात करें, ठीक है, और एक हम बात करते हैं राजस्थान की, तो क्या हरियाणा और राजस्थान में दोनों ही जगहों पे सेम तरीके की वेजिटेशन होगी, नहीं होगी, हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंस क्या है, प्रेसिपिटेशन का, बारिश का, कि वो जो लैंड है उस रीजन पे, वो ड्राई रीजन है या वेट रीजन है, अगर वहाँ पे बारिश आ रही है, प्रॉपर रेनफॉल है, तो क्या होगा, वहाँ पे वेजिटेशन अच्छी होगी। और जहाँ पे जैसे राजस्थान में हमें काफ़ी ज़्यादा कम बारिश देखने को मिलती है, तो वहाँ पे बारिश क्योंकि कम है तो वो एक ड्राई रीजन है, तो वहाँ पे वेजिटेशन उतनी ज़्यादा उस तरीके की जैसे हरियाणा में है वैसी नहीं होगी। ठीक है, तो वो डिफरेंस है जो हमें देखने को मिलता है लैंड के बेसिस पे। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जो लैंड का जिस तरीके की लैंड होती है उसी तरीके की वेजिटेशन होती है। जैसे कि अगर फर्टाइल लैंड है, प्लेन है, तो वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होती है, उसको हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर को डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कि एग्रीकल्चर के लिए ये बेस्ट है। द अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन्स आर एरियाज where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife। कि जो अनड्यूलेटिंग या रफ टेरेन्स होते हैं, जैसे कि उबड़ खाबड़ वाला एरिया होता है, या हम अगर थोड़ा सा माउंटेनियस एरियाज की भी बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर हमें ग्रास लैंड या फिर वुडलैंड देखने को मिलती हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमें उसी तरीके की वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। ठीक, मतलब कि एनिमल्स वगैरह भी हमें वहाँ पे उसी तरीके के देखने को मिलते हैं। तो लैंड के बेसिस पे हमने बात की कि वेजिटेशन में डिफरेंस हो जाता है। फिर हम बात करें सॉइल के आधार पे, ठीक है, कि वहाँ की मिट्टी कैसी है।
द सॉइल्स ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस, कि जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें भी फर्क आ जाता है। अब मिट्टी जैसे जैसे मिट्टी होगी उसी हिसाब की वेजिटेशन होगी वहाँ पे। जैसे कि फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो मिट्टी जितनी उपजाऊ है उतनी ज़्यादा वहाँ पे हमें वेजिटेशन अच्छी देखने को मिलेगी, और उसी हिसाब की वहाँ पे हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। ठीक है। और जहाँ पे मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है वो हमें बैरन, जैसे हम बात कर देते हैं कि बैरन लैंड देखने को मिलता है, तो वहाँ पे अलग वो वेजिटेशन नहीं होगी, वो होगी तो बिल्कुल ना के बराबर होगी। ठीक, तो उस चीज़ का डिफरेंस पड़ता है सॉइल का भी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कि अब सॉइल भी है वो भी वेरी करती है, वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या लेटेंट सॉइल, तो अलग अलग तरीके की जो सॉइल है उसकी वजह से भी वेजिटेशन भी अलग अलग प्रकार की ही हमें देखने को मिलती है। द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस, while wet, marshy, deltaic soils support mangroves and deltaic vegetation। वही बात है जैसे कि हमने लैंड में किया था। लैंड में क्या था कि जो ड्राई रीजन है, जैसे अगर हम राजस्थान की लैंड की बात करें तो वहाँ पे वेजिटेशन अलग तरीके की होगी, और अगर हम हरियाणा है, यूपी है, अगर हम उसकी वेजिटेशन की बात करें तो वहाँ पे वेजिटेशन अलग प्रकार की होगी, क्योंकि वहाँ पे बारिश कंपैरेटिवली राजस्थान से ज़्यादा होती है। सिमिलरली अब क्या है, अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें जो कि हमें डेजर्ट की देखने को मिलती है, जो डेजर्ट की सैंडी सॉइल है वहाँ पे हमें किस तरीके की वेजिटेशन मिलेगी, कैक्टस, थॉर्नी बुशेस टाइप की वहाँ पे वेजिटेशन होगी। लेकिन अगर हम दूसरी ही तरफ जहाँ पे वेट, गीली और मार्शी सॉइल होगी, वहाँ पे क्या होगा, वो कौन सी किस तरीके की वेजिटेशन को सपोर्ट करेगी, वहाँ पे हमें मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे या डेल्टाइक वेजिटेशन होगी वहाँ पे। ठीक है, जो कि पानी में ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है, जिसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके की वेजिटेशन होगी वहाँ पे। तो उस चीज़ का फ़र्क है, सॉइल टू सॉइल वो डिफर करेगी वेजिटेशन। द हिल स्लोप्स विथ सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज, कि जो हिली स्लोप्स हैं, जो थोड़े से ऊंचाई पे हैं, पहाड़ आ जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे क्या होगी कि जो सॉइल है वो इस तरीके की होगी कि वहाँ पे हमें कॉनिकल ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो वहाँ की भी वेजिटेशन क्या हो गई, अलग, क्योंकि वहाँ की मिट्टी अलग प्रकार की है। ठीक है। फिर हम बात करें क्लाइमेट, कि क्लाइमेट की वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है कि फ्लोरा एंड फौना में डाइवर्सिटी है, मतलब हर एक जगह पे अलग अलग तरीके की हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एक करंट एग्जाम्पल से लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं बात कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स की हम बात करते हैं। ठीक है, क्यों वो माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी होती है, जो एक जगह से चल के दूसरी जगह पे आती हैं। वो क्यों आती हैं एक जगह से चल के दूसरी जगह पे, क्यों? क्योंकि वो क्लाइमेट की वजह से, कि मान लीजिए जैसे उनको थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए होता है, तो विंटर के टाइम पे हमारी इंडिया में भी काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हमें देखने को मिलती है जो यहाँ पे आती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल मिल रहा है, इस वजह से वो आ रही है। जब यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं तो फिर वो दूसरी जगहों पे चली जाती हैं जहाँ पे ठंडा मौसम होता है। ठीक, तो क्लाइमेट का फर्क पड़ता है। और जिस क्लाइमेट में, क्योंकि जिस क्लाइमेट जो एनिमल या जो बर्ड या प्लांट स्पीशीज हैं जो सरवाइव कर सकती हैं, वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, टेम्परेचर। वही बात कि टेम्परेचर जैसे अभी हमने माइग्रेटरी बर्ड्स में किया कि ठंड की वजह से, कि थोड़ा सा ठंडे से मौसम में, ज़्यादा ठंड भी नहीं और ज़्यादा गर्मी भी नहीं, थोड़ा सा ठंडे से मौसम में वो क्या हो जाता है, विंटर्स में वो इंडिया में आ जाती हैं। तो क्या है, टेम्परेचर की वजह से। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर along with humidity in the air, precipitation and soil। कि अब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का तापमान है, उसी तरीके से वहाँ पे वेजिटेशन होगी। और टेम्परेचर सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साथ कितनी ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिल रही है, हवा में कितनी ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना कि ह्यूमस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, या फिर क्या रेनफॉल पैटर्न क्या है, वहाँ की मिट्टी किस तरीके की है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं एक वेजिटेशन के लिए, कि वहाँ पे किस तरीके की हमें
वेजिटेशन, फ्लोरा, पेड़ पौधे वगैरह या एनिमल्स किस तरीके के देखने को मिलेंगे। ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला above the height of 915 meters, the fall in the temperature affects the types of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation। कि जब हम हिमालय के स्लोप्स पे जाते हैं, अगर हम पेनिनसुला के जैसे जो हिल्स हैं उस पे जाते हैं जहाँ की ऊंचाई ज़्यादा होती है। अब ऊंचाई ज़्यादा होती है तो क्या हो जाता है, ऊंचाई जैसे हमने बात की थी ना लास्ट चैप्टर में भी, कि ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। अब जहाँ पे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी जैसे ग्रासेस हमें देखने को मिल जाती है, मतलब कि छोटी हो जाती हैं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे रेनफॉल भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे हमें घने जंगल देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनको हम एवरग्रीन भी कह देते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो वो टेम्परेचर कम होता चला जाता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सनलाइट भी नहीं होती है। ठीक है, रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो वो क्या है कि वो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में चली जाती है और वो वेजिटेशन उसी हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक, तो ये क्या है, ये टेम्परेचर की वजह से हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करें फोटो पीरियड, मतलब कि सनलाइट। वही जो अभी हमने बात की कि सनलाइट कितनी कहाँ पे कितनी ज़्यादा पड़ रही है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि ट्रॉपिकल एरियाज़ है तो वहाँ पे सनलाइट अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा तरीके की हमें वेजिटेशन अलग देखने को मिलेगी। टेम्परेट रीजन्स में हमें वेजिटेशन अलग देखने को मिलेगी और पोलर रीजन्स में हमें वेजिटेशन अलग तरीके की देखने को मिलेगी। ठीक है, पोलर रीजन्स में तो हमें बहुत ही कम मिलेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिपेंड करेंगे। The variation in duration of sunlight at different places is due to differences in latitude, altitude, season, and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. अब क्या है कि सनलाइट की ड्यूरेशन कितनी ज़्यादा है, मतलब कि जो सूरज की किरणें हैं वो कितनी ज़्यादा एक जगह पे पड़ रही हैं, उसके अंदर जो फ़र्क होता है उस पर डिपेंड करता है वेजिटेशन किस तरीके की होगी। जैसे अभी हमने ये लैटिट्यूड की बात की कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आती है कंपैरेटिवली टू, अगर हम कंपैरिजन करें पोलर एरिया से, तो यहाँ की जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में है वो वेजिटेशन ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी। ठीक है, पोलर एरियाज़ में इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ऑल्टीट्यूड की हम बात करें, जो अभी हमने बात की कि जितना ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होता चला जाता है, सनलाइट थोड़ी कम हो जाती है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हमें वेजिटेशन नहीं देखने को मिलती। ठीक है, फिर सीजन टू सीजन डिपेंड करता है, या ड्यूरेशन ऑफ द डे कि क्या होता है, हम क्या बात करते हैं कि समर्स में क्या होता है कि दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। तो दिन बड़ा होने का क्या मतलब है, दिन बड़ा होता है तो जो सनलाइट है वो ज़्यादा टाइम, मतलब डे लॉन्ग है, तो सनलाइट ज़्यादा टाइम हमें देखने को मिल रही है, सूरज की किरणें ज़्यादा टाइम धरती पे पड़ रही है। तो उससे क्या होता है, इसीलिए बोला जाता है कि समर टाइम पे, गर्मियों में क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत जल्दी उगते हैं क्योंकि उनको सनलाइट ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है सीजन टू सीजन और ड्यूरेशन ऑफ द डे, कि अगर लंबा दिन है तो ज़्यादा सनलाइट आ रही है, ज़्यादा सनलाइट आ रही है तो ट्रीज जल्दी ग्रो करेंगे। ठीक, तो वो एक वेरिएशन है या डाइवर्सिटी हमें सनलाइट की वजह से भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें प्रेसिपिटेशन कि बारिश कितनी हो रही है। ऑब्वियस सी चीज़ है, ये भी हम जानते हैं। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर। जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि मानसून आता है, एडवांसिंग मानसून कब आता है, जून के अर्ली में स्टार्ट हो जाता है और वो सितंबर के एंड तक रहता है। जून टू सितंबर हमें मानसून देखने को मिलता है, जो कि कौन सा होता है, साउथ वेस्ट मानसून। तो इंडिया में ज़्यादातर बारिश इस साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ही आती है। उसके बाद फिर नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है, मतलब कि जब, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून कौन सा है, जब ये जो बारिश है ये कंट्री से वापस जाती है, विड्रॉ करती है।
तो उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश नहीं आती क्योंकि ड्राई होती है, क्योंकि लैंड टू सी मूव करती है, बट क्योंकि फिर ये बे ऑफ बंगाल से होती भी जाती है तो ये तमिलनाडु में थोड़ी सी बारिश कर देती है। तो ये है हमारा इंडिया में कि किस तरीके से बारिश होती है, ये हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा है, अच्छी खासी है, वहाँ पे क्या होगी, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, गहरी होगी। और जहाँ पे बारिश कम है वहाँ पे इतनी ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होगी। जैसे कि अभी हमने बात की, हमने राजस्थान और अगर हम बात करें हरियाणा का एग्जाम्पल लिया था, यूपी का, तो डिफरेंस है, क्यों है, क्योंकि रेनफॉल पैटर्न की वजह से डिफरेंस है वो। हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, कि जो जंगल हैं, वन है, वो इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों है ह्यूमन बींग्स के लिए? हम जानते हैं, इस चीज़ में हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बात बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट हमें काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें देते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, फॉरेस्ट ही है जिनकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमें अच्छी सराउंडिंग्स देखने को मिलती हैं। जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, अगर हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ अगर हम रहेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें बहुत ठंडी हवाएं आती है, कूल ब्रीज, तो वो एनवायरनमेंट अच्छा करती है, हवाओं को अच्छा करती है, विंड्स अच्छी बना देती है। ठीक है, रेनफॉल, क्योंकि वो ट्रांसपीरेशन करते हैं फॉरेस्ट, जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उसकी वजह से हमें रेनफॉल भी देखने को मिलती है। और ट्रीज की वजह से ही जो वो बारिश होती है, तो अगर बारिश से हम जो डायरेक्टली वो सॉइल पे वो डायरेक्ट बारिश नहीं आती, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो इरोड नहीं होती है, उसकी फर्टिलिटी नहीं जाती है। इनफैक्ट वो फॉरेस्ट से वो ट्री से होती भी सॉइल के अंदर एंटर करता है पानी, तो सॉइल की फर्टिलिटी इनफैक्ट इंक्रीज हो जाती है, उसकी न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं, हर एक चीज में फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। वही है कि रिन्यूएबल हैं, हम उनको उगा सकते हैं, ठीक है, जनरेट कर सकते हैं, लेकिन और क्या है, वो बहुत ही अच्छा एक अपनी भूमिका निभाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमारा पर्यावरण है उसको अच्छा बनाने में। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सोइल इरोजन। मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट मतलब कि जो क्लाइमेट है उसको, कि जहाँ पे ट्री है, जैसे हमने बात की कि जहाँ पे हमें पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे हमें अच्छी हवा, बहुत अच्छा सुकून वाला सुहावना सा मौसम लगता है। क्लाइमेट चेंज कर देता है वो। ठीक है, बारिश भी लेके आते हैं, उससे भी क्लाइमेट अच्छा हो जाता है। सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, क्योंकि पानी जो है, अगर मान लो बारिश हो रही है तो वो डायरेक्टली उस सॉइल पे नहीं पड़ रही है, ठीक है, या फिर जो धूप है वो डायरेक्टली सॉइल पे पड़ के वो उसको खराब नहीं कर रही। वो क्या चीज़ हो रही है, वो फॉरेस्ट के थ्रू जा रहा है, मतलब कि ट्रीज के थ्रू जा रहा है, तो उसकी जो फर्टिलिटी है, न्यूट्रिएंट्स है, वो बढ़ जाते हैं। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, वो एब्जॉर्ब भी करते हैं, और डायरेक्ट क्या है, वो ग्राउंड में चला जाता है, पानी सॉइल पे चला जाता है, तो वो स्ट्रीम फ्लो भी इतना ज़्यादा नहीं होता, उसको भी रेगुलेट कर देते हैं। सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट से आती हैं, जो ज़रूरत की होती हैं, तो उनको भी सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज़, जैसे कि अगर हम ट्राइबल पीपल की बात करें, तो उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, ये फॉरेस्ट ही होते हैं, यही उनका घर है, यही उनका सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनके लिए एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं ये। एंड ऑफर पेनोरेमिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन जाता है, क्योंकि एक सीनिक व्यू, बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड करता है, ये एक टूरिज्म सेक्टर के लिए भी बूस्ट हो सकता है। ठीक है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है ये अपने सीनिक व्यू की वजह से। दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन्स, वही चीज कि विंड को, फोर्स को क्या करता है कि इस तरीके से बनाता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और बारिश लेके आता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, बारिश उससे ज़्यादा होती है। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, कि सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है ये, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी, उसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स वगैरह हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वो रह लेते हैं वहाँ पे। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट ही तो बोलते हैं, हम एनिमल्स की अगर बात करें तो फॉरेस्ट उनका घर है, यही बात करते हैं हम। ठीक है, तो उनको क्या, शेल्टर प्रोवाइड करता है। Now, India's natural vegetation has undergone many changes
ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स। अब क्या होता है कि इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हम जो फॉरेस्ट हैं उनको कट कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को यूज़ में लेके आ रहे हैं सेटलमेंट पर्पजेज से, या इंडस्ट्रीज क्रिएट करने के लिए, या एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, उसके बाद वही इंडस्ट्रीज हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, और जो जैसे लाइफ स्टॉक है तो वो ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जो फॉरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रेनफॉल पैटर्न में भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, इरेगुलर पैटर्न हो गया है अब। ठीक, तो ये क्या था? प्रेसिपिटेशन। अब क्या है? द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। कि जो वेजिटेशन कवर है इंडिया का, वो अब अगर हम देखें तो वो नेचुरल नहीं है अब। क्यों नेचुरल नहीं है? हमने स्टार्टिंग में ही क्या चीज़ पढ़ी थी कि नेचुरल वो है जो कि या हम कहें जिसकी वजह से क्या चीज़ हो रही है। नेचुरल कौन सा है? जिसमें जो मतलब नेचुरली ही ग्रो कर रहा है, उसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन हो क्या रहा है कि अब हर जगह पे हमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है। हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, ठीक है, वो एरिया हम कम करते जा रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं हम? क्योंकि क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है। ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है तो क्या चीज़ें हो रही हैं कि फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है ज़्यादा लैंड्स के लिए। ठीक है, तो हमें ह्यूमन इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है। अब जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस आ गई, क्या वो नेचुरल रहेगा? अब नहीं रहेगा। तो अब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर इंडिया के पार्ट्स में हमें ये इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब ये जो वेजिटेशन है ये नेचुरल नहीं साउंड करती है, राइट? Except in some inaccessible regions like the Himalayas, the hilly region of central India, and the Marusthali. The vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. कि कुछ इनएक्सेसिबल रीजन्स के अलावा, मतलब कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं है, उनके अलावा जैसे कि हिमालयाज हैं बहुत ऊंचाई वाले, या हिली रीजन्स हैं, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के, या मरुस्थलीय जहाँ तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है वहां पे पहुंचना, तो वहां पे नहीं पहुंचे हैं सिर्फ इसलिए वो अनडिस्टर्ब्ड है, तो वो नेचुरल है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के रीजन्स हैं वो, वहां पे क्या है, हमें ह्यूमन के इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है, तो वो एरियाज को मॉडिफाई कर दिया गया है लोगों के द्वारा। ठीक है, और क्योंकि वो मॉडिफाई हुआ है तो वो डिग्रेड भी हुआ है, क्योंकि लोगों ने ज्यादातर एरिया को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की, कि जिस वेजिटेशन की हम बात कर रहे हैं अब वो किस किस तरीके की, कि हम कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी है, वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं वेरियस फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, अलग अलग तरीके की हमें अलग अलग जगहों पे देखने को मिलती है। तो अब ये जो वेजिटेशन है वो किस किस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, और किस जगह पे कैसे हैं, और वहां पे किस तरीके की वाइल्ड लाइफ है, वो सारी चीजें अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो कौन कौन से मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है जो हमारी कंट्री में हम देखते हैं? फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां। फोर्थ मॉन्टेन फॉरेस्ट, और फिफ्थ मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये 5 प्रकार के यहाँ पे हमें दिए हैं कि हमारी कंट्री में ये 5 प्रकार की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इनको ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। तो अब हम एक एक करके इन पे बात करेंगे।
सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप. क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन. ठीक, कौन से होते हैं ये? दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. ठीक है, ये फॉरेस्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ट्रॉपिकल मतलब कि ट्रॉपिकल एरियाज में है. एवरग्रीन मतलब एवरग्रीन, एवरग्रीन का क्या मतलब है? हमेशा ही हरे 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 भरे रहते हैं. किस कौन से फॉरेस्ट? जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में है और हमेशा हरे भरे रहते हैं. अब वो हरे भरे रहते हैं, उसका क्या मतलब है? कि वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है, क्योंकि ट्रॉपिकल है, हमें उसी से पता चल रहा है कि टेम्परेचर हमें वहाँ पे अच्छा खासा ज़्यादा देखने को मिलेगा. ठीक है, और हरे भरे का क्या मतलब है? कि वहाँ पे बारिश भी उनको प्रॉपर तरीके से मिल रही है. ठीक, तो क्या है, किन रीजन्स पे होते हैं? जहाँ पे बारिश बहुत अच्छे लेवल की हैवी रेनफॉल जहाँ पे मिलती है इन फॉरेस्ट को. जैसे कि जो वेस्टर्न घाट्स का हमें वेस्ट पोर्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमने क्या बात की थी कि जैसे साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो वो जब वेस्टर्न कोस्ट पे आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वेस्टर्न घाट्स में जो हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, पर्वत हैं, वो उनसे टकराता है और वहाँ पे वेस्टर्न घाट के ही वेस्ट पोर्शन में हमें बारिश देखने को मिलती है. तो वहाँ क्या है वहाँ पे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दूसरा किधर हमें देखने को मिलता है? जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स हैं, वहां पे भी हमें एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं. उसके अलावा अपर पार्ट्स ऑफ असम, अपर पार्ट्स ऑफ असम में क्यों? क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, हमने अब क्या बात की थी, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो सदर्न टिप से 2 ब्रांच में डिवाइड होता है. तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है वो जाके बे ऑफ बंगाल ब्रांच किससे मिल जाती है? किधर जाती है? वो असम पे जाती है. फिर असम पे वो बारिश करते हैं और वहां से फिर वो पहाड़ों से टकरा के वेस्ट की और गंगा प्लेन की तरफ जाती है. तो असम के अपर पार्ट्स में हमें अच्छी बारिश देखने को मिलती है काफी ज्यादा, तो वहां पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. और चौथा, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, अब नॉर्थ ईस्ट मानसून सिर्फ कहाँ पे बारिश करता है? तमिलनाडु में. तो वहां पे भी अच्छी खासी बारिश होती है तमिलनाडु कोस्ट पे. तो उससे भी हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं हम? कि वहां पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. ठीक, दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन. अब ये एरियाज कौन से? जहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है और बहुत छोटा ऐसा ड्राई सीजन होता है कि जब यहाँ पे बारिश नहीं होती. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स ऑफ अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव. अब क्योंकि टेम्परेचर भी अच्छा है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो बहुत ऊंचे ऊंचे जाते हैं, 60 मीटर से भी ज़्यादा बड़े बड़े. Since the region is warm and wet throughout the year, it has a luxuriant vegetation of all kinds. कि क्योंकि अब यहाँ पे वार्म है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और वेट है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी वेजिटेशन हमें हर तरीके की देखने को मिलती है. ट्रीज भी होते हैं यहाँ पे, श्रब्स भी होते हैं, क्रीपर्स भी होते हैं, और मतलब एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, बहुत अच्छा देखने को मिलता है हमें. देर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स. अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, इसमें जो ट्रीज हैं वो एक ही टाइम पे, सभी के सभी ट्रीज एक ही टाइम पे अपनी लीव्स शेड नहीं करते. मतलब जो हमें पतझड़ देखने को मिलता है ना, वो कहते हैं ना कि पतझड़ का मौसम है, हाँ ये पेड़ जो है पत्तियां गिरेंगी, पतझड़ का मौसम है. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा पतझड़ का मौसम नहीं आता कभी. उसमें क्या होता है, पतझड़ का मौसम कब आता है? कि जब सारे ही ट्रीज, हमें पता है सारे पेड़ों पे हमें पतझड़ देखने को मिलेगी, पत्तियां झड़ेंगी उन पेड़ों पे से. लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं आता है कि पतझड़, अब ये पतझड़ का मौसम आ गया, अब सारे ट्रीज अपनी पत्तियां झाड़ देंगे, पत्तियां गिर जाएंगी. नहीं, उसमें एक ही टाइम पे जो ट्रीज हैं उनकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं, अलग अलग टाइम पे होता रहता है, तो इसीलिए हमेशा हरा भरा रहता है. एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन
ऑल द ईयर राउंड। ठीक है, अब सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, अब जो कमर्शियली मतलब कि बेचने के लिए जिसमें हमें परचेज और सेल देखने को मिलता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं? इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रीज कौन से फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं ये पूछा जाता है। तो इन ट्रीज के नेम्स को याद रखना है कि कौन से किस में आते हैं, कि एवरग्रीन में कौन से हैं? इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। आप मल्टीपल टाइम्स जब रीड करेंगे इसको या देखते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक, द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर। अब ये एनिमल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, एनिमल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से फॉरेस्ट में कौन सा एनिमल हमें देखने को मिलता है, वो नहीं पूछा जाएगा। वन हॉर्न राइनोसरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। वन हॉर्न राइनोसरस हमें कहाँ देखने को मिलता है? असम और वेस्ट बंगाल में। बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस जंगल्स, कि काफ़ी तरीके की काफ़ी सारी बर्ड्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, तो अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें सिर्फ कितनी सी चीज़ें याद रखनी है? पहला तो नाम से समझना है, ट्रॉपिकल मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एवरग्रीन है मतलब कि पूरा साल हरा भरा होगा। हरे भरे होने में अब हमें क्या याद रखना है? हरा भरा है, इसका मतलब यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, और ये एक ही टाइम पे मतलब यहाँ पे हमें पतझड़ का मौसम नहीं होता कि एक ही टाइम पे सारे के सारे पेड़ अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, तो वो भी नहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलता। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे होते हैं तो इसके रीजन्स याद रखने हैं हमें, प्लेसेस, वेस्टर्न घाट, आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अंडमान एंड लक्षद्वीप, असम के अपर पार्ट्स में, और तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या करना है? हमें इसकी ट्रीज याद रखने हैं कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें कौन कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं? इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और चिंचोना। ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो याद रखने की ज़रूरत है वो क्या है इंपॉर्टेंट? वन हॉर्न राइनोसेरस। और ये तो क्या है, करंट अफेयर्स में भी आता रहता है वन हॉर्न राइनोसेरस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन हॉर्न राइनोसेरस हमें कहाँ पे मिलते हैं? असम में और वेस्ट बंगाल में। सिर्फ इतने से 3-4 पॉइंट हैं जो हमें इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में याद रखने हैं। और सिमिलरली क्या कीजिए कि इन फॉरेस्ट से रिलेटेड एक टेबल बना लो। ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं कि रेनफॉल किस तरीके की होती है, टेम्परेचर कैसा है, या ट्रीज किस तरीके के हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्रीज कौन कौन से देखने को मिलते हैं हमें, तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं सिर्फ यही है, तो हम सारे के सारे जो भी फॉरेस्ट देखेंगे अभी या टाइप्स ऑफ वेजिटेशन उन सब में डाल देना, ताकि एक वो इजी लर्न करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतनी ही चीज़ें हो जाएंगी, फिर बिल्कुल छोटे से में वाइंड अप हो जाएगा। राइट, तो अभी हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए इतने चैप्टर को रीड कर लेना एक बार। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट आता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।